मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स का एक पास पेपर क्वेश्चन। एज यू ऑल नो के फाइनल अकाउंट्स एक मैंडेटरी एरिया है जो कि अराउंड 20 मार्क्स का हर एग्जाम सेशन में एग्जामिन होता है। दैट्स द रीजन कि हम एक पास पेपर क्वेश्चन स्प्रिंग 2018 ट्यूलिप इंटरप्राइजेस डिस्कस करने लगे हैं। Let's read the question. Following is the trial balance of Tulip Enterprises for the year ended 31st December 2017. जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इट इज मैंडेटरी कि आप ईयर एंड उस कंपनी का अपने पास नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो याद कर लें, क्योंकि जब भी आप देखें एडजस्टमेंट्स देखेंगे या एडजस्टमेंट्स जब पास करते हैं ट्रायल बैलेंस पे तो वो ईयर एंड से लिंक्ड होती हैं, और जब आपको ईयर एंड दिमाग में नहीं होगा, भूल जाएंगे, तो एडजस्टमेंट पास करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ें, नंबर वन स्टेप इज ये कि आप अपना जो ईयर एंड है कंपनी का इन क्वेश्चन, लाइक ट्यूलिप इंटरप्राइजेस का 31 दिसंबर 2017 है, वो अपने पास याद कर लें, रिकॉर्ड कर लें। लेट्स रीड द ट्रायल बैलेंस। अगर और जब मैं ट्रायल बैलेंस को रीड करता हूँ, ट्रायल बैलेंस को गो थ्रू करता हूँ, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब मैं ट्रायल बैलेंस इट इज इम्पोर्टेंट कि ट्रायल बैलेंस में से मैं बैलेंस शीट के आइटम्स और पीएनएल के आइटम्स आइडेंटिफाई कर लूँ। इससे होगा ये कि जब भी आप कोई डबल एंट्री पास करेंगे, जब भी कोई आप एडजस्टमेंट पास करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसका इम्पैक्ट मुझे कितना बैलेंस शीट पे लेकर जाना है और कब और कितना मुझे पीएनएल पे लेकर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस पर लेकर जाना है, राइट। सो अभी अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो सबसे पहले जो लाइन आइटम्स हैं, कैश एंड बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक एंड ट्रेड, and then we have prepayments and advances, then we have property plant and equipment drawings। ये ऊपर के सारे आइटम्स जो अभी तक मैंने पढ़े हैं, ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब देखें ये पीएनएल का आइटम है। जब मैं प्रॉफिट में से टोटल सॉरी रेवेन्यू में से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करता हूँ तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अ पीएनएल आइटम। देन वी हैव सैलरीज एंड वेजेस, ये भी एक्सपेंसेस में आता है, पीएनएल का आइटम है। देन वी हैव फ्यूल एंड पावर, फ्यूल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके ये तो सारे बेड डेट्स भी एक्सपेंसेस हैं, तो ये पीएनएल का आइटम है। देन वी हैव रेंट एंड इंश्योरेंस, पीएनएल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सारे के सारे बैलेंस शीट आइटम्स है। देन वी हैव ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज में आता है बैलेंस शीट पर। इसी तरह अक्रूवल एंड अदर पेबल्स, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है करंट लायबिलिटीज के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ट्रेड रिसीवेबल के नीचे आ रहा होगा, उसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल की एक नेट फिगर आ जाएगी। देन वी हैव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी अब मैं जब नॉन करंट एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। सो इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन है, ये लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में आ रहा होगा। देन वी हैव कैपिटल, ये इक्विटी पार्ट में आ रहा होता है बैलेंस शीट पर। इसी तरह सेल्स इज रेवेन्यू फिगर, और मिसलेनियस इनकम भी पीएनएल पे आ रहा होगा अदर इनकम के टैब में। तो ये सारी की सारी इनिशियल फिगर्स हैं। अगर मैं अपनी एक्सेल फाइल आपको दिखाऊं तो ये जो नंबर वन टैब है इसमें मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, नंबर टू टैब में पीएनएल, और पीएनएल की सारी इनिशियल फिगर्स जो मैं अभी रीड कर रहा था कि कौन सी पीएनएल में जाएंगी, कौन सी वहां पर जाएंगी। तो अगर मैं अभी सेल्स देखूं, तो सेल्स की फिगर यहाँ पे आ रही है मेरे पास, ये सेल्स फिगर क्वेश्चन में दी हुई है। तो इनिशियल डेटा जितना मैं क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन पीएनएल आइटम्स, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो मैं कह रहा था कि पीएनएल पे जाएंगे, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर इनिशियल डेटा पंच कर दिया जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अभी मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा, कोई डेटा पे काम नहीं किया। अभी जस्ट मैंने क्या किया कि लाइन आइटम्स जो पीएनएल पे आने थे और जो बैलेंस शीट पे आने थे वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, और उनको वहां पर एक सीक्वेंस में, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उस सीक्वेंस में मैंने रख दिया। और जो इनिशियल फिगर्स ट्रायल बैलेंस में दी हुई, ऊपर देखिए मैंने एक हेडिंग भी दी हुई है करंट फिगर्स की, कि अभी करंट अमाउंट्स क्या आ रही है मेरे पास, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और जैसे जैसे मैं एडजस्टमेंट पास करूंगा वो सारे के सारे इन टैब्स में रखने के बाद मेरे पास एक फाइनल फिगर आ जाएगा जो कि मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करूंगा, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी तरह बनते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आते हैं, तो मैंने नॉन करंट एसेट्स रख दिए। देन करंट एसेट्स आते हैं तो करंट एसेट्स आ गए। उसके बाद इक्विटी का पोर्शन आता है तो इक्विटी की वैल्यूज आ गई। देन नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, राइट। और पीएनएल पे अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले सेल्स आएंगी, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मेरे पास एक, जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट में ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के माइनस करूंगा तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फिर मैं क्या करता हूँ, कोई फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट है, उसके अलावा कोई टैक्स वगैरह होगा तो वो माइनस करूंगा। कोई मेरे पास अदर इनकम आ रहा है तो वो ऐड करने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट की एक अमाउंट आ जाती है जो कि मैं फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से दिखाता हूँ, राइट। सो कमिंग अप टू द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अभी मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा, वो किसी चीज पे काम नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, लाइन आइटम्स स्टेप वन के तौर पे लाइन आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनकी वैल्यूज क्वेश्चन डेटा में से, ट्रायल बैलेंस में से उठा के मैंने पीएनएल और बैलेंस शीट पे दिखा दी, जस्ट फॉर द
सेक ऑफ इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के ये अमाउंट्स जो करंट अमाउंट्स ये ट्रायल बैलेंस से आ रही है, उसके बाद अभी हम वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और एंट्रीज पोस्ट करेंगे। If I just look into the first adjustment, adjustment number 1, जहां पे additional information दिया हुआ है, यहां से मैं पढ़ने लगा हूं। Adjustment number 1, while carrying out the physical inventory count at year end, following matters were identified. Goods costing rupees 1 million were slightly defective. These can be sold for rupees 1130,000 after incurring a cost of rupees 200,000। अब देखें इसमें 1 मिलियन की इन्वेंट्री है, ये 1 मिलियन के गुड्स हैं जो कि थोड़े से डिफेक्टिव हो चुके हैं, और अगर उन पे मैं 200 का खर्चा करता हूँ, एडिशनल कॉस्ट लगाता हूँ, तो मैं 1130 पे सेल कर सकता हूँ। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं कि मेरे पास अभी मैं कोई डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा, इस पे मैं सिंपली ये देखना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे पास गुड्स की कॉस्ट कितनी है 1000, और अगर मैं एडिशनल उन पे 200 का खर्चा लगाऊं तो कितने पे बिकेंगे 1130 पे। तो 1130 में जाएंगे, राइट, और उन पे खर्चा कितने का लगेगा, कॉस्ट एडिशनल 200 की। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो जो गुड्स हैं वो सेल कितने पे होंगे, गुड्स विल बी सोल्ड फॉर 930, राइट। अब आप खुद देखें कि 1000 रुपए का मेरे पास जिन गुड्स की कॉस्ट 1000 थी, अब वो बचे हैं 930 के। तो मेरे पास इफेक्टिवली अगर मैं देखना चाहूँ 1000 माइनस 930, तो इफेक्टिवली इन्वेंट्री पे लॉस मुझे कितने का हुआ 70 का, राइट। इन्वेंट्री पे मुझे लॉस कितने का हुआ 70 का। तो मैं करूंगा क्या कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी 70 से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़नी चाहिए ना, मुझे लॉस हो गया है, और इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट होनी चाहिए, इन्वेंट्री शुड बी क्रेडिट बाय 70। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से होनी चाहिए 70 से, इतनी अमाउंट से इन्वेंट्री कम हो गई और मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स का इतना लॉस हुआ, या इतनी अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, राइट। तो अगर मैं देखूं तो पीएनएल पे आ जाऊं, तो पीएनएल पे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आएगी, एंट्री पहली कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़नी चाहिए 70 पे, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दिया 70, राइट। और दूसरा मेरा पीएनएल पे आ जाऊं अगर, तो इन्वेंट्री मेरी स्टॉक इन ट्रेड कम होना चाहिए 70 से, राइट। सो हेयर इज स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे मैंने -70 फर्स्ट एडजस्टमेंट से डाल दिया। अगर उसका इसी एडजस्टमेंट का दूसरा पार्ट देखें, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 670 परचेज ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 28 दिसंबर 2017, बट द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखें इसमें है ये कि गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, और जब रिटर्न किए तो रिकॉर्ड नहीं किए। और जब मैंने, अब देखें इसमें एंट्री का पहला पार्ट देखें एंट्री का, कि जब मैंने परचेज किए होंगे तो क्या किया होगा, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, यही एंट्री की होगी 670 से, राइट। जब मैंने सबसे पहले गुड्स खरीदे होंगे तो मैंने एंट्री क्या की होगी, परचेजेस डेबिट एक सर्टेन अमाउंट से, और उसके बाद अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब रिटर्न हुआ है, राइट, तो रिटर्न होने के बाद से अकाउंट्स पेबल मेरा डेबिट होना चाहिए, यही एंट्री रिवर्स होनी चाहिए, और परचेजेस या परचेज रिटर्न क्रेडिट होने चाहिए सेम अमाउंट से 670 से, और पेबल को मैंने कम कर दिया 670 से, राइट। इसी तरह से एंट्री में पोस्ट करूंगा। और अगर इस एंट्री का मैं अपने पास देखूं, इम्पैक्ट तो मेरे पास कहाँ जा रहा है, मेरी इन्वेंट्री कम हो रही है 670 से, और अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है 670 से। तो पहले मैं आता हूँ इन्वेंट्री पे, स्टॉक इन ट्रेड, राइट, अकाउंट्स पेबल, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। सो यहाँ पे मैंने अकाउंट्स पेबल कम कर दिए 670 से, और इसी तरह अगर मैं करंट एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड पे आऊं, तो स्टॉक इन ट्रेड मेरी इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी 670 से। इन्वेंट्री भी क्रेडिट हो जाएगी 670 से, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज, सो अभी इसमें हमने क्या देखा कि पहले एंट्री एंट्री जो एक्चुअल थी परचेज और अकाउंट्स पेबल की, हमने वो पोस्ट की, उसके बाद हमने उसका रिवर्सल पोस्ट किया। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट adjustment number 2, a machine costing rupees 450,000 was received on 1st October 2017 against 100% advance payment. The advance has not yet been adjusted due to non-receipt of invoice. अब देखें इस मशीन को जब मैंने परचेज किया होगा एडवांस पे, तो मैंने सबसे पहले क्या किया होगा,
एडवांस डेबिट किया होगा और मेरा कैश या बैंक क्रेडिट हुआ होगा, राइट। कैश या बैंक क्रेडिट हुआ होगा और एडवांस मेरा डेबिट हुआ होगा, ये सबसे पहली एंट्री है, ठीक है। तो एडवांस में मेरा बैलेंस पड़ा हुआ होगा 450 का और कैश क्रेडिट हुआ होगा 450 से। लेकिन अब एक्चुअली ईयर एंड पे जब मैं पहुंचा और मेरे पास मशीन आ गई 450 से, तो इफेक्टिवली मुझे करना क्या चाहिए था कि मुझे एडवांस क्रेडिट करना चाहिए था 450 से। लेकिन मैंने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं भूल गया हूँगा। तो ये एंट्री मुझे अब पास करनी है कि मुझे मशीन डेबिट करनी है एक सर्टेन अमाउंट से, विच इज 450। तो मैं बैलेंस शीट पे आ गया। बैलेंस शीट पे आने के बाद नॉन करंट एसेट्स 450 मैंने यहाँ पर ऐड करा दिए, राइट। उसके बाद दूसरी एंट्री मेरी एडवांसेस की। अगर मैं अपने एडवांसेस में देखूं, एडवांसेस में प्री पेमेंट्स, तो ये कम हुए 450 से, क्योंकि ये एडजस्टमेंट डालना मैं एंटर करना भूल गया था। सो ये एडजस्टमेंट मैंने अकाउंट फॉर कर दी। Then coming to the adjustment number 3, on 1st October 2017, 50% advance received for an annual maintenance contract of rupees 480 was credited to miscellaneous income. Remaining amount would be received at the end of the contract. Service are rendered evenly throughout the कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब देखें 1 अक्टूबर से मुझे इनकम रिसीव हुआ है, मिसलिनियस इनकम में डाल दिया मैंने। तो हुआ ये कि जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने मिसलिनियस इनकम को क्रेडिट कर दिया 480 से, राइट। लेकिन 50% रिसीव हुआ है, तो इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाइड बाय 50%, विच मेक्स इट 240। तो 240 की इनकम मैंने क्रेडिट कर दी। 240 की मिसलिनियस इनकम मैंने क्रेडिट कर दी जैसे मेरे पास पैसा आया। और पैसा जैसे भी आया एडवांस में आया था, तो मैंने क्या कर दिया, कैश या बैंक को कर दिया डेबिट। अब देखें, इसमें ना मसला यहाँ पे आया है मिसलेनियस इनकम में, कि दूसरी वाली जो एंट्री है इफेक्टिवली इसमें से मुझे करना क्या चाहिए कि मुझे 6 महीने के बजाय मुझे 3 महीने का रिकॉर्ड करना चाहिए अपने पास। मुझे 6 महीने के बजाय कितना करना चाहिए इनकम रिकॉर्ड? 3 महीने का। क्योंकि आप देखें 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मेरे 3 महीने बनते हैं। और जो मैं मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वो इवनली प्रोवाइड करता हूँ थ्रू आउट द ईयर। तो मुझे एडजस्ट क्या करना है, अब इस 240 का 3/6 लेना है, 6 महीने, क्योंकि आधा मुझे रिसीव हुआ है 6 महीनों का। सो 240 इज फॉर 6 मंथ्स। और इसमें से मेरा एक्चुअल इनकम कितना है जो कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, 120। और 120 मुझे कम करना है मिसलिनियस इनकम में से। यानी कि मैंने रिकॉर्ड कितना किया हुआ है 240, करना कितना चाहिए 120। तो मैं मिसलिनियस इनकम रिड्यूस कितनी अमाउंट से करूंगा, 120 में से। मैं पीएनएल पे आ जाता हूँ। पीएनएल पे आने के बाद हेयर्स मिसलिनियस इनकम, इसमें से मैंने -120 कम कर दिए क्योंकि ये मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए थे, राइट। कमिंग अप टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, maintenance services for rupees 150,000 were rendered for December 2017, but income has been recorded in January 2018 on receipt of the amount. अब देखें एक्चुअली इन्होंने किया ये कि इनकम रिकॉर्ड कर लिया दिसंबर पे। इनकम कब रिकॉर्ड कर लिया, दिसंबर पे। जबकि करना इनकम कब रिकॉर्ड किया, सॉरी, जनवरी 2018 पे। करना कब चाहिए था, दिसंबर 2017 पे। दिसंबर 2017 पे पैसा रिसीव नहीं हुआ था, तो इनकम रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना चाहिए था, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 150 से। भी पैसा आया नहीं है, आना है, राइट। और मिसलिनियस इनकम मेरा क्रेडिट कितने से आना चाहिए, 150 से। ये मुझे ईयर एंड पे पोस्ट करना है। तो ये वाली एंट्री में पूरी की पूरी दोनों लेग्स अपने पास पोस्ट करूंगा। अकाउंट रिसीवेबल मेरा 150 से इंक्रीज होगा और मिसलिनियस इनकम मेरा 150 से बढ़ेगा दिसंबर पे, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं एंटर करना भूल गया था। सो ये दिस इज मिसलिनियस इनकम, इसको मैंने 150 से इंक्रीज कर दिया। रिसीवेबल भी मुझे इंक्रीज करने हैं। बल्कि ये देखें, अब ये मिसलिनियस इनकम मेरा ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, ये क्या है, अदर रिसीवेबल है। ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, राइट, अदर रिसीवेबल है। और अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस पे देखूं तो अभी तक मुझे अदर रिसीवेबल की कोई, यहाँ पे आप देखेंगे ना ट्रायल बैलेंस में, तो अदर रिसीवेबल की अमाउंट दिख नहीं रही। इसका मतलब अदर रिसीवेबल स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, सॉरी एंड ऑफ द ईयर पे ट्रायल बैलेंस में जीरो था। तो ये मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट पे आएगा लाइन आइटम, सो अदर रिसीवेबल का लाइन आइटम मैंने यहाँ खोला हुआ है। इसका इनिशियल अमाउंट जीरो है और इंक्रीज कितने से आएगा, 150 से। इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि मिसलिनियस इनकम मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर पे रिकॉर्ड ही नहीं किया था, जो कि रेंडर कर दिया था। इनकम मेरा जस्टिफाइड था, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुका, लेकिन चूंकि पैसा नहीं आया था, तो आई अज्यूम्ड कि मैं इसको अगले साल जनवरी में रिकॉर्ड कर लूं। तो मैंने अगले साल जनवरी में रिकॉर्ड कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू है उसी के अगेंस्ट वही एक्सपेंसेस चार्ज होने चाहिए, और जिस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट। सो मैंने क्या किया, मिसलेनियस इनकम को रिकॉर्ड कर लिया। सो एडजस्टमेंट नंबर 4 तक हम पहुंच चुके। अब आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड in arrears on 1st April and 1st October each year. Interest accrued for the quarter ended 31st December 2017 has been credited to loan account. अब देखें, 3 महीनों का इंटरेस्ट कहाँ से, 3 महीनों का इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से। अब देखें, इंटरेस्ट दो इंस्टांसेस में पे होता है, अप्रैल को और अक्टूबर को। तो मेरे ईयर एंड पे जो अप्रैल का तो मसला नहीं है, लेकिन जो दिसंबर का है ना, एक क्वार्टर का, वो ये कह रहे हैं कि एक क्वार्टर का इंटरेस्ट मैंने अपने लोन अकाउंट, लोन अमाउंट में यानी कि प्रिंसिपल में मर्ज कर दिया, लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब जो मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरे इंटरेस्ट अकाउंट, जितनी इंटरेस्ट मैंने क्रेडिट की उस अमाउंट से बढ़ गया। अब मुझे वो रिड्यूस करना है, राइट। सो अगर मैं देखना चाहूँ लोन अमाउंट मेरी कितनी है अभी, सो लोन अमाउंट इज 12% लोन इज 5150। तो मैंने क्या किया होगा, पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट फॉर 1 क्वार्टर, अमाउंट फॉर 1 क्वार्टर जो मैंने क्रेडिट की है, लोन भी यहाँ पे लिख देते हैं, लोन की अमाउंट है, ठीक है। अब देखें, अभी करंट अमाउंट कितनी है, 5150, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया होगा, इज इक्वल टू, ये तो टोटल अमाउंट है ना मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल, और उसमें 3 महीनों का वो भी अमाउंट शामिल है जो मैंने क्रेडिट किया हुआ है, अब वो मुझे कम करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा सॉरी, मैं क्या करूंगा, ये जो भी अमाउंट है इसमें से मुझे 3 महीनों का निकालना है, राइट। सो इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 3 से, और जो भी मेरे टोटल मंथ्स हैं, 3 महीनों का तो मुझे निकालना है, टोटल मंथ्स जो भी हैं उनको मैंने अज्यूम किया 100, और ये 3 महीने, सो 100 महीने जो कि एक्चुअल है, और ये 3 महीनों को मैंने क्रेडिट कर दिया, सो 103, टोटल मंथ्स कितने हो गए, 103। ये आपने देखा होगा कि जब भी हम क्रॉस अप कर रहे होते हैं तो क्रॉस अप में हम जो एक्चुअल मंथ्स होते हैं वो क्रॉस कर देते हैं, 100 से बढ़ा देते हैं। ये आपने मार्कअप और मार्जिन में भी ऐसा पढ़ा होगा कि जब मार्कअप कैलकुलेट करते हैं तो 100 प्लस जो मार्कअप परसेंटेज होती है वो ऐड करते हैं। तो इसी तरह ये 3 महीने वो हैं जो मैंने एडिशनल यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, मुझे यहाँ से हटाने हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 103, सो 150 की अमाउंट मुझे लोन अमाउंट में से कम करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट में से कम करनी है, और इसको मैं एडजस्टमेंट में प्लेस कर दूंगा। 150 की अमाउंट में ये अपने लोन में से हटा दूंगा, मैं बैलेंस शीट पे आ गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज 12% लोन इज हेयर, इसमें से 150 मुझे रिड्यूस करना है, सो माइनस 150। कमिंग अप नेक्स्ट टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट which is interest पे मैंने बात कर ली। Now comes rent and insurance include okay, adjustment number 6, rent and insurance. So rent and insurance include annual maintenance premium of rupees 800 for the health policy managed by TETs for Tulip Enterprises, और Tulip Enterprises एक हेल्थ पॉलिसी मैनेज करता है जिसकी टोटल कॉस्ट 800,000 है। द डिपार्ट फॉर द डिपार्टमेंट हेड्स एंड द ऑनर्स फैमिली मेंबर्स, सो ऑनर के लिए भी यहाँ पे जो कंपनी के ऑनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक प्रीमियम इंक्लूडेड है। वो कितना प्रीमियम है, प्रीमियम परटेनिंग टू द ऑनर्स फैमिली मेंबर्स इज रुपीज 200,000। तो ये 200,000 मुझे कहाँ चार्ज करना है, ड्राइंग्स में, मुझे यहाँ नहीं चार्ज करना है इंश्योरेंस एंड रेंट एंड इंश्योरेंस में। क्यों, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, ये ऑनर्स का अपना है। तो मैं ये ड्राइंग्स 200 से बढ़ा दूंगा, राइट, और रेंट एंड इंश्योरेंस 200 से कम कर दूंगा। द पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30th जून 2018। सो इसको अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इसमें से 200 में कम कर दूंगा, राइट। 200 के बाद जो मेरी 800 माइनस 200, तो मेरा जो बैलेंस बचेगा इट वुड बी 600, और 600 को मैं फिर अपोर्शन करूंगा। सो इस एडजस्टमेंट के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि मुझे ड्राइंग्स रिड्यूस करनी है, राइट। सो मैं इंश्योरेंस पे आ जाता हूँ। इंश्योरेंस की मेरी जो टोटल अमाउंट है, इंश्योरेंस अमाउंट अगर मैं देखूं, इंश्योरेंस अमाउंट में दो हिस्से हैं मेरे, राइट। पहला हिस्सा क्या है, 800, 800 में से मैं ड्राइंग्स माइनस करूंगा। ड्राइंग्स कितनी माइनस करूंगा, ये सिंपल रिक्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अगर मैं रिक्लासिफिकेशन की एंट्री डालना चाहूँ तो क्या डलेगी, ड्राइंग्स को डेबिट कर दूंगा, ड्राइंग्स डेबिट बाय 200, और रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट बाय 200। तो ये एक्सपेंस की रिक्लासिफिकेशन बोलते हैं कि एक, इसको रिक्लासिफिकेशन बोलते हैं कि एक एक्सपेंस हेड में से निकाल के मैंने दूसरे हेड में डाल दिया। सो अभी इफेक्टिवली मेरे पास इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी बची, 800 माइनस 200, 600, और इस 600 को देखें
इंश्योरेंस मेरा वैलिड है अप टू 30 जून 2018, तो 6 महीने मेरे नेक्स्ट ईयर के हैं और 6 मंथ्स आर फॉर दिस ईयर। सो 6 महीनों का एक्सपेंस मैं यहाँ पर चार्ज करूंगा अपने पास। सो 600 मल्टीप्लाइड बाय 50 और 0.5 वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। सो देखें 300 वो हैं जो मैं इस साल पे चार्ज करूंगा रेंट एंड इंश्योरेंस के, और 3 साल अगले साल पे चार्ज होंगे। परफेक्ट। सो रेंट एंड इंश्योरेंस को अगर मैं देखूं तो 3 महीने, पहली एडजस्टमेंट क्या थी, मैंने ड्राइंग्स हटा दी। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है कि इसको मैंने अपोर्शन कर दिया साल के 2 हिस्सों पे, एक मेरा करंट पीरियड का पार्ट जो कि 6 मंथ्स है, और एक अपकमिंग ईयर का पार्ट जो कि 6 मंथ्स है। तो मैंने 600 को डिवाइड कर दिया। तो पहली एडजस्टमेंट मेरी क्या थी, ड्राइंग्स की। सो मैं ड्राइंग्स को बढ़ा दूंगा और इस 600 में से 300 भी कम करना पड़ेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की, राइट। सो अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो इसमें दो एडजस्टमेंट्स हैं जो कि मुझे अकाउंट फॉर करनी है। ऑलराइट, सो इंश्योरेंस पे, रेंट एंड इंश्योरेंस पे आते हैं। हियर इट इज रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस में सबसे पहली चीज क्या थी देखें, इज इक्वल टू ये वाले 200 मैंने कम कर दिया रेंट एंड इंश्योरेंस के सबसे पहले। इन 200 को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, बिकॉज क्योंकि ये ड्राइंग्स पे मैंने चार्ज करने। तो अगर मैं रेंट एंड इंश्योरेंस के 200 यहाँ पे कम कर देता हूँ तो मुझे ये ड्राइंग्स बढ़ाना पड़ेगा। वेयर इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स यहाँ पे आपको यूजुअली इक्विटी पार्ट पे मिलता है बैलेंस शीट पे। तो मैं बैलेंस शीट पे आ गया, यहाँ पे मैंने देखा ड्राइंग्स यहाँ रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने ड्राइंग्स बढ़ा दिए 200 से, राइट। देन कम्स पीएनएल पे। इसी इंश्योरेंस की दूसरी एडजस्टमेंट क्या थी कि इसमें से मुझे ये माइनस करने थे 300, क्योंकि ये मुझे अपकमिंग ईयर पे आने वाले पीरियड में चार्ज करने एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। मेरी इंश्योरेंस 1 साल की थी, 6 महीने मेरे करंट अकाउंटिंग पीरियड के हैं, 6 मंथ्स आर फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो 300 मैंने यहाँ से कम कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम एडजस्टमेंट, इस पे लिखा हुआ है कि ₹1200,000 पेड अगेंस्ट द एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31st August 2018 अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट, the rent paid would not be refunded in case the building is vacant earlier. So इसमें देखें 1200 का टोटल इंश्योरेंस पे किया हुआ है, और इंश्योरेंस के 8 महीने नेक्स्ट ईयर में है और 4 महीने मेरे पीरियड में है। सो 8 महीनों का इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ से कम करनी है। सो पार्ट टू में अगर लगाना चाहूँ, पार्ट टू ऑफ द एडजस्टमेंट, पार्ट टू में देखें इंश्योरेंस अमाउंट कितनी है, इंश्योरेंस अमाउंट इज 1200। इसमें से मुझे कितनी अमाउंट अपने अकाउंटिंग पीरियड से रिड्यूस करनी है, इज इक्वल टू दिस 1200 मल्टीप्लाइड बाय 8 आउट ऑफ 12, क्योंकि 8 महीने वो हैं फ्रॉम जनवरी टू अगस्त 2018 जो कि मेरे अकाउंटिंग पीरियड में नहीं है। सो 8/12 मंथ्स जो है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। सो इनको मैं रेंट एंड इंश्योरेंस में से कम कर लूंगा, सेम अमाउंट को। रेंट एंड इंश्योरेंस हियर इट इज, एंड यहाँ पे मैंने ये वाली अमाउंट आप लोगों के लिए लिंक कर दी है ताकि आप लोग जब इस एक्सेल फाइल को रेफर करें तो आप डायरेक्ट इस ऐसे कंट्रोल दबा के जो ओपन ब्रैकेट वाली पहली ब्रैकेट होती है उसको दबाएंगे तो ये लिंक आपको यहाँ पर लेकर आएगा कि एडजस्टमेंट एक्चुअली आई कहाँ से है, राइट। सो देन कम्स टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। TE maintains provision for doubtful receivable according to the age analysis of the outstanding balances. Relevant details दी हुई हैं। देखें 3 महीने से कम जितने भी अकाउंट रिसीवेबल है उन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और 3 महीने से कम मेरे कितने हैं, 1970, 1970। सो इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लगेगी, इन पे कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब जो 1000 वाले हैं उन पे 5% और 900 पे 10%। सो सॉरी, जो 4 to 6 मंथ्स है उन पे 5%, और कितनी अमाउंट है, 1000। सो 1000 पे कितने चार्ज करूंगा, 5%। अब लेट्स कम टू डाउटफुल डेट्स फॉर अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है और उसके बाद यहाँ पे डाउटफुल डेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं 1970 पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। सो 1970 में एज इट इज यहाँ पर लेकर आऊंगा, उन पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, इज इक्वल टू 1000 का 5% चार्ज लगेगा। बल्कि सॉरी, यहाँ पे तो इस पे जीरो प्रोविजन है ना, 1970 पे तो मैंने जीरो लिख दिया। अब 1000 पे कितना लगेगा, 5%। सो इज इक्वल टू 0.05 मैंने चार्ज कर दिया। 1000 पे लगेगा इतना प्रोविजन 50 का। उसके अलावा देन कम्स नेक्स्ट अमाउंट इज 900, जो कि 7 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बीच में फॉल करती है, और 900 पे 10% का प्रोविजन लगेगा। सो मैं 900 पे कैलकुलेट करता हूँ, 900 मल्टीप्लाइड बाय 10%, राइट। सो 10% 900 पे अगर 10% कैलकुलेट करता हूँ तो 90 का प्रोविजन रिकॉर्ड होगा। इसी तरह 530 पे 20%, इसी तरह 530 पे 20%। सो इज इक्वल टू 530 मल्टीप्लाइड बाय 20% का प्रोविजन रिकॉर्ड होगा।
ओके, सो प्रोविजन की हमने डायरेक्टली एडजस्टमेंट यहीं पर आके कैलकुलेट कर ली, तो उसकी एडजस्टमेंट ऑटो पे कैलकुलेट हो जाएगी। प्रोविजन कैलकुलेट हो चुका, देन वी हैव लास्ट एडजस्टमेंट व्हिच इज फॉर डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट नंबर 8, टी depreciates property plant and equipment at 15% per annum on reducing balance method। 15% पर एनम पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो मैं डायरेक्टली अपनी डेप्रिसिएशन अमाउंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आ जाता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अगर मैं देखूं तो दो तरह की डेप्रिसिएशन मेरी लगेगी। पहली डेप्रिसिएशन मेरी किस पे लगेगी, इस 12,500 पे, और दूसरी लगेगी 450 पे, जो हमने मशीन की एडजस्टमेंट अभी डाली थी कि जो मशीन मुझे रिसीव हो गई और जिसका एडवांस मैंने अकाउंट फॉर नहीं किया था, तो मैंने एडवांस क्रेडिट की और मशीन डेबिट की थी, राइट। तो ये 450 वो मशीन वाले हैं। अदर देन दैट, इस 450 पे मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, अभी हम देख लेते हैं कि 450 पे कितने महीनों का रिकॉर्ड होना चाहिए। मशीन यहाँ पे देखिए, मशीन मुझे रिसीव हुआ है 1 अक्टूबर पे, तो एक्चुअली अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे 450 पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। 450 पे मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, इनको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। 450 पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है 3 महीनों का, राइट। सो मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले 450 मल्टीप्लाइड बाय 15% का डेप्रिसिएशन, राइट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय 3 आउट ऑफ 12, क्योंकि मुझे 3 महीनों का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है 450 पे, राइट। तो ये एक्चुअल डेप्रिसिएशन बना है 450 पे। मशीन पे 450 पे मेरा 15% के हिसाब से 3 आउट ऑफ 12, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीनों का ये बना है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इस 12,500 में से माइनस करूंगा जितना डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है, राइट। सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो मेरा नेट बुक वैल्यू कितनी बनी है, 7870। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा पूरे साल के लिए इंटू 15%, राइट। तो ये मेरा पूरे साल का डेप्रिसिएशन बना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। ये मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना पूरे साल का, यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया। ये वाला पहला इस 450 के लिए था नई मशीन के लिए, दूसरा वाला नेट बुक वैल्यू पे है। नेट बुक वैल्यू मेरी कैसे आई, मैंने 12,500 जो कि अभी एसेट्स पड़े हुए हैं उनमें से मैंने माइनस कर दिया 4,630 जो कि अभी तक की डेप्रिसिएशन मेरी लग चुकी है। और अभी अगर मैं देखूं तो मेरे एसेट्स टोटल कितने पड़े हुए हैं, एसेट्स इज दिस अमाउंट कॉस्ट पे प्लस 450, और उनमें से अगर मैं टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं तो ये मेरी एसेट्स की टोटल वैल्यू आ जाएगी, राइट। मेरे अकाउंट रिसीवेबल इस वक्त 4,400 के हैं, और उन पे अगर मैं टोटल लगाना चाहूँ कि मेरा प्रोविजन कितने का बना है, तो प्रोविजन इज 140 का प्रोविजन बना है, और मेरे अकाउंट रिसीवेबल कितने के आ जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल विल बी इज इक्वल टू 4,400 माइनस 140, 4,260। अभी इसमें देख लेते हैं कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है, देन वील कैलकुलेट रेस्ट ऑफ द लाइन आइटम्स। यहाँ पे हमने 530 को अकाउंट फॉर नहीं किया था। यहाँ पे देखें, जब मैं प्रोविजन पे आता हूँ तो तीन प्रोविजन मेरे होने चाहिए, 1,000 पे 5%, 900 पे 10% और 530 पे 20%। आप देखें हमने यहाँ पे दो अकाउंट फॉर किए हुए हैं। ये 1,000 पे मैंने 5% लगाया हुआ है, 900 पे 10% लगाया है, जबकि 530 पे मुझे 20% लगाना था, वो मैंने नहीं लगाया। सो 500 पे मैंने 20% लगा दिया, राइट। तो ये मेरा टोटल प्रोविजन बना है, दिस इज द नेट फिगर फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाता, इसको मैं प्रोविजन को नेगेटिव में दिखाता हूँ, ताकि जब मैं नीचे जाके सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये रिसीवेबल में से खुद ब खुद माइनस हो जाएगा। उसके बाद सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, इज इक्वल टू सम, और ये सारे के सारे मैंने सम कर दिए ताकि ये सम अप हो जाए। अच्छा, सेम फॉर्मूला मैंने कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट का, तो यहाँ पे भी देखें ये सम हो जाएंगे। लाइक वाइज यहाँ पे भी मैंने डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर भी। तो इन्होंने क्या किया, ये डायरेक्ट वैल्यूज जहाँ पे जो जो बीच में थी, जो जो सम होनी थी वो सम हो गई। और इसके साथ सिर्फ मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया था क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में से जो प्रोविजन है वो माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट फिगर आ जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल का। इसी तरह अगर मैं टोटल लगाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा सिंपल, और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, देखें ये मेरे पास टोटल फिगर आ गई करंट एसेट्स की। अभी मैं इस पे नहीं देख जाना चाह रहा कि अभी ये मैच हो रही है नहीं हो रही, अभी हम सारा जब पूरा बैलेंस शीट फिल आउट कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या, सॉरी, क्या क्या फिगर्स आ रही है, राइट। तो अभी अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स की फिगर क्या बन रही है,
दिस इज द टोटल वैल्यू फॉर करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, यानी कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑलराइट, सो मैं अपने अगर एसेट साइड का टोटल देखूं तो इस पे मैंने एक चीज ऐड कर दी जो रह गई थी। इट वाज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मैंने यहाँ पे जो पहले से आ रही थी, ये तो करंट ईयर का एक्सपेंस है ना, करंट ईयर का एक्सपेंस भी मुझे वैसे डालना है पीएनएल में। पीएनएल में करंट ईयर का एक्सपेंस में कहाँ डालता हूँ? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में राइट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में मैं करंट ईयर का एक्सपेंस डाल देता हूँ सिंपली। और ये आप लोग सिंपली जब यहाँ पे आके इस सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगा करंट ईयर के एक्सपेंस पे। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दिखाई है 1/1 के 450 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी और मेरे नेटबुक वैल्यू के एसेट्स थे उन पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी। राइट, तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो बैलेंस शीट के लिए कैलकुलेट किया वही मैंने इनकम स्टेटमेंट में भी दिखा दिया। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो शुरू के सालों में से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। राइट, उसके अलावा एक और चीज जो हमसे रह गई थी, इट वॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने 500 पे 20% नहीं लगाया था, वो मैंने लगा लिया। आफ्टर दैट अभी देखें इक्विटी का कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। सो मैं यही वाला फॉर्मूला जो सम का फॉर्मूला है, टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। आप देखें सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अभी नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे पीएनएल में से लेकर आएंगे, यहाँ पर पंच करेंगे तो आ जाएगा। राइट, उसके बाद हम आ जाते हैं ड्राइंग्स पर। ड्राइंग्स में हमने देखा कि 200 की एडजस्टमेंट आई थी। और वो क्यों आई थी? क्योंकि हमने इंश्योरेंस पे कर दिया था ऑनर का, तो वो 200 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। -200 सॉरी, बल्कि ऐड होंगे क्योंकि हमने ऑनर के पे किए थे तो उतने 200 से हमने एक्सपेंस बढ़ा दी। अच्छा, उसके अलावा 12% बैंक लोन में से हमने क्या किया कि वो जो हमने क्रेडिट कर दिया था इंटरेस्ट यहाँ बैंक लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में डाल दी थी, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दी। उसके साथ आप देखें माइनस का साइन है। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स पे भी एक 670 का हमने जो मैंने आपको इन्वेंट्री की हमने एडजस्टमेंट बनाई, उसकी वजह से ट्रेड पेबल्स कम हुए। तो यही वाला सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। एक्सेल को मैंने बोला कि यार ये कॉपी पेस्ट कर दो ऊपर वाला फॉर्मूला, तो कॉपी पेस्ट हो गया जस्ट टू सेव टाइम। अच्छा, लाइक वाइज यहाँ पर भी आप देखें मैंने सम अप कर दी वैल्यूज अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स की। लेकिन यहाँ पे आप देखें हम दो चीजें डालना अभी तक भूल गए हैं। एक पहली चीज क्या थी, जो 120 और 150 इंश्योरेंस की वजह से आए थे। अभी मैं आपको वहां पर लेकर भी जाता हूँ कि 120 और 150 कहाँ से हमने कैलकुलेट किए थे जिनका इम्पैक्ट पेबल्स पे आ रहा था। हेयर इज 120 और यहाँ पे ये रहा 150, दिस वन, जो कि मुझे पे करना है इंटरेस्ट के लिए। परफेक्ट। सो अभी तक मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ। सेम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया मैंने कि मुझे कितनी अमाउंट आ रही है टोटल बैलेंस शीट का मैच करने के लिए। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हम देखते हैं कि इसकी कोई वैल्यू है क्या ट्रायल बैलेंस में। तो इसकी ट्रायल बैलेंस से वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे सेम फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पे हम लगा देंगे सम का फॉर्मूला। और सेम यहाँ पे भी हमने लगा दिया सम का फॉर्मूला। सो ओके, सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आता है? सॉरी, यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आएगा? इट वुड बी operating profit plus miscellaneous income. This would be total profit from operations. This would be total profit from operations। और ये total profit from operations कैसे आएगा? It would be operating profit plus miscellaneous income। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर ली फॉर्मूले की, वो मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। गलती हमने क्या की कि हमें ये सारे के सारे पहले एक्सपेंसेस यहाँ पे लेकर आने हैं। पहले बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, मैं बैलेंस शीट के फॉर्मूले पीएनएल पे लगाने से स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट अभी कितना आएगा? अगर मैं करंट लायबिलिटीज देखूं तो ये मेरी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई हैं। सो नॉन, अभी अगर मैं टोटल देखूं मेरा क्या आएगा, और इक्विटी का पार्ट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट प्लस करंट लायबिलिटी का पार्ट। तो अभी यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा कहीं डिफरेंस आ रहा है, तो हम डिफरेंट ट्रेस कर लेते हैं पहले कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि क्या होना चाहिए, मेरा एसेट की साइड और लायबिलिटी की साइड इक्वल होनी चाहिए। मेरी एसेट की साइड आ रही है 9297, तो मेरी लायबिलिटीज की साइड भी कितनी आनी चाहिए? 9000 और
297। लेकिन आप देखें एक चीज अभी मैंने यहाँ पे पंच नहीं की है, जो कि है प्रॉफिट की फिगर। तो हम पहले जाते हैं पीएनएल पे, अब हम प्रॉफिट यहाँ पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि प्रॉफिट यहाँ से हम वहां उधर लेकर जाएं अपने पीएनएल बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाए। जो सेल्स में कोई चेंज नहीं आया तो सेल्स वही की वही रहेंगी। अब देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स पे थोड़ा सा चेंज आया था, वो हमने एडजस्टमेंट डाल दी, तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के वो एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स बना है 23,659 इज इक्वल टू रेवेन्यू में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की एक सर्टेन अमाउंट आ जाएगी, जो कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट, आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट में हम एक्सपेंसेस जब रिड्यूस करते हैं तो फिर मेरे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑलराइट, सो रेवेन्यू में से मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दी। रेवेन्यू की फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने 35,250 रखा हुआ था, जबकि ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे कि कितना है 35,000। अगर मैं देखूं तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे आ रही है विच इज 35,230। सो मैंने इसको करेक्ट कर दिया 35,230। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट थी जो कि हमने डाल दी। उसके बाद हम आ जाते हैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लेकर आते हैं और हम सब पे लगा देते हैं एक ही साथ के यार सम कर दो जो भी फॉर्मूले जो भी चीजें हैं। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस में थी नहीं तो आई नहीं, फ्यूल एंड पावर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बेड डेट एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, रेंट एंड इंश्योरेंस में रेंट एंड इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट थे तो वो हमने डाल दिए, राइट। रेंट एंड इंश्योरेंस में जितने भी एडजस्टमेंट थे वो हमने डाल दिए। देन वी हैव रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद मैं ये यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा, बल्कि सॉरी यहाँ पे लगाऊंगा सम का फॉर्मूला पहले। सम का फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, प्लस लगा दिया मैंने तो ये क्या हो गया, मेरे टोटल एक्सपेंसेस आ गए 7,007। अब क्या करूंगा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस सारे के सारे माइनस करूंगा। ओके, सो एक्सपेंसेस हम यहाँ पर लेकर आए, सारे के सारे एक्सपेंसेस आप देखेंगे कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, देन हमारे पास ये वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस का टोटल किया। अब अगर मैं एक्सपेंसेस का टोटल करूं तो मेरे पास आना चाहिए एक सर्टेन फिगर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितनी आएगी, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो ये मेरे पास आ गई ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर। देन उसमें से मैं ऐड करूंगा, मेरे पास जो आई है मिसलिनियस इनकम। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस मिसलिनियस इनकम इज, मेरे पास आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, उसके अलावा एक और फाइनेंशियल चार्जेस की अमाउंट है मेरे पास 700। तो यहाँ पे भी मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हमने सम का पूरे का फॉर्मूला लगा दिया तो 700 का, राइट। तो अभी अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरा इस वक्त जो नेट प्रॉफिट रेट इज 7187। और अभी मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा, बल्कि सॉरी हमने एक गलती कर दी कि फाइनेंशियल चार्जेस वुड भी इसमें से माइनस होंगी, टोटल प्रॉफिट माइनस फाइनेंशियल चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट मेरा बना है 4817, और यही फिगर मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम डाल देते हैं, लिंक कर दिया मैंने नेट प्रॉफिट। आप देखेंगे कि मैंने नेट प्रॉफिट को लिंक कर दिया। जीरोस हटा के, डेसिमल्स वगैरह हटा के हम साफ सुथरी फिगर लेकर आते हैं विच इज 4817। तो 4817 लगाने के बाद आप देखेंगे कि मेरा जो बैलेंस शीट है विच इज 19297, उसमें और एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। अब हम इसको ट्रेस करेंगे कि ये डिफरेंस हमारा कहाँ पर आया है। लेट्स सी कि हमने एंट्रीज कहाँ पे कोई गलत तो नहीं पंच किए। तो हम उसके बाद बोथ ऑफ द अकाउंट्स वुड बी कंप्लीट। एक हमने छोटी सी गलती की थी, वो गलती ये है कि जब मैंने ऊपर इसको पूरा देखा तो ऊपर एसेट साइड तो ठीक है, जबकि मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए। ड्राइंग्स का अकाउंट मेरा माइनस में होता है हमेशा, क्योंकि ये रिड्यूस होता है, ये तो ऑनर्स के अपने एक्सपेंसेस हैं। तो इसको मैंने जब माइनस किया तो अब आप देखें कि मेरे एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड बैलेंस है। और जब भी मैं अपने ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैंने फाइनल अकाउंट सही बनाए हैं या नहीं बनाए, तो हमेशा मेरा जो फाइनल चेक होता है वो यही होता है कि क्या मेरी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड बराबर है। तो इसका मतलब मैंने प्रॉफिट भी ठीक कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट ठीक कैलकुलेट करने के बाद मैंने सारी एडजस्टमेंट वगैरह भी ठीक डाली हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया स्प्रिंग 2018 ट्यूलिप इंटरप्राइजेस। आई होप कि आप लोगों को सारी एंट्रीज सारी एडजस्टमेंट समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। ये एक्सेल फाइल हम आप लोगों के साथ ऑन डिमांड बेसिस शेयर कर लेंगे। अगर आप कुछ चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन द प्रोवाइडेड नंबर।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।